नो सर। नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ा। देखो बेटा, मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों के पास, किसी के पास बायोलॉजी होगा और किसी के पास मैथ्स होगा। तो जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होगा, आई थिंक उनका टारगेट क्या है, शायद डॉक्टर बनना होगा। क्या मैं सही हूँ? यस आप सर। लोगों में से कोई बच्चा है जिसके पास बायो है? तो जिनके पास Yes, बायो है, आई थिंक उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट शायद डॉक्टर बनना होगा, इसीलिए उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करा होगा। और किसी के पास क्या है, मैथ्स है। तो मैथ्स में जनरली जो 90% जो स्टूडेंट्स है वो डेटा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किसका एग्जाम देना पड़ता है? डॉक्टर बनने के लिए क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है क्या? नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। अभी नीट का रिजल्ट आया था 16 तारीख को ही जस्ट। 2 टॉपर्स थे, दोनों के मार्क्स सेम थे। ठीक है, टॉपर तो एक ही था वैसे, लेकिन दोनों के मार्क्स सेम थे। फिर एज के हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड की गई और टोटल जो मार्क्स थे फुल 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे। 2 बच्चे थे, उड़ीसा की एक लड़का था और एक दिल्ली की आकांक्षा। अच्छा, चलो को छोड़ते हम लोग। और 90% जो स्टूडेंट है जो जिनके पास मैथ्स है वो आई थिंक इंजीनियरिंग करेंगे। तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो सबसे बढ़िया कॉलेज है दैट आर आईआईटीज। उन आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा? JEE। जेईई। देखो, जेईई का एग्जाम जब आप क्रैक करते हो तो आपको आईआईटी नहीं मिलती। सिर्फ जेई का एग्जाम क्रैक करके आपको आईआईटी नहीं मिलेगी। जेई में 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई मेंस और एक होता है एडवांस। जेई मेंस का आप एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आप एडवांस में बैठने के लायक हो। फिर आपको एडवांस का पेपर भी क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आपको आईआईटी अलॉट होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजिक्स। तो जो ये नीट के एग्जाम मैंने बताए और ये जेई के एग्जाम जो बताए, इनमें जो फिजिक्स आएगी, उस फिजिक्स में 80 to 90% क्वेश्चंस क्या होंगे? न्यूमेरिकल टाइप होंगे। ठीक है, कल रोहित था ना? कौन है रोहित? है क्या? यस सर। कल वाला रोहित? यस सर। अच्छा ठीक है। और 10 से लेकर 20% जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे? 10 से लेकर 20% क्वेश्चन थ्योरी टाइप होंगे। यस सर। केवल तो आप लोग को देख लो, 80 से लेकर 90% जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप? न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आपको मैथ्स का आना जरूरी है या बिना मैथ्स के भी हो जाएगा? नहीं सर, जरूरी है। मैथ्स आना जरूरी है। क्या मैथ्स में सारी मैथ चाहिए, कुछ ही पार्ट? मैथ्स में आपको वेक्टर चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। मेन टॉपिक तो आपके ये हो गए। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। फिर उसके अलावा आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लॉग वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इन चैप्टर को नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ने लग जाएंगे तो क्या हम लोगों को फिजिक्स समझ में आएगी? क्या हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले ये मुझे बताओ कि ये सारे चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े? वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं सर। नहीं पढ़े ना? तो नहीं पढ़ा। जया, भरोनिया, संजय, विराज, किसी ने पढ़ रखा हो? ऐसा कोई जिसने पढ़ रखा हो ये सारे? सर।
सर वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत चैप्टर्स में पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, और किसने पढ़ा बेटा? और आप लोगों में से किसी ने पढ़ा इनमें? नहीं सर। नहीं। चलो देखो, कल तो वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, लेकिन वही कल वाली चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, उसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप लोगों को शायद जनरली प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दूंगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। देखो टॉपिक डालो आप, मैथमेटिकल टूल्स। टॉपिक डालो मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स की स्टार्टिंग करने के लिए हम लोगों को मैथ्स आनी जरूरी है, इसलिए मैं पहले मैथ्स पढ़ाता हूं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स मतलब क्या होते हैं आपके? औजार। औजार। टूल से हम लोग क्या करते हैं? टूल्स हमारे काम को क्या करते हैं? इजी करते हैं। उसी तरह से जो मैथ्स है विच आर यूजिंग इन फिजिक्स, वो हमारी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी को क्या करता है? इजी करता है। उससे हम लोगों को फिजिक्स जो है वो इजी लगने लग जाती है, ठीक है? इसलिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बता ही दिया कौन कौन से पार्ट आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, वेक्टर आएगा। ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चार चीजें नहीं आएगी आप लोग फिजिक्स को टच मत करना, करोगे तो गलती करोगे, फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप डीमोटिवेट होगे कि फिजिक्स इतनी टफ क्यों लग रही है हम लोगों को। बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहले इन चार टॉपिक पे अच्छी तरह कमांड बनानी है, उसके बाद ही फिजिक्स स्टार्ट करनी है। जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट एंड डायमेंशन, उनमें इन चार चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप चाहो तो पहला चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं दैट इज काइनेमेटिक्स वगैरह, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, तो उनमें आपके ये वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन काम आएंगे बहुत। उसके न्यूमेरिकल्स इनके बिना सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैंने वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, कल आप लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा नेक्स्ट टर्न में। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। किसी ने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बारे में? आपको नया नया दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन का आप इजीली कर पाओगे, बस ध्यान से समझना है मैं जो बोल रहा हूं। आप पहले ऐसे रूम पे बैठो जहां पर कोई शोर शराबा नहीं आ रहा हो, आपका पूरा ध्यान जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी पे होना चाहिए, ठीक है? और साथ में एक नोटबुक भी रख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको नोट भी करते जाओ। वैसे तो ये मैं अपलोड कर दूंगा ऐप में, आप शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगी इसकी। चलो, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले देखो हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए किसकी? फंक्शन की। डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो फंक्शन, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि यहां पर कितने वेरिएबल्स है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में यहां पे कितने वेरिएबल्स है? 2 variables. यहां पर 2 वेरिएबल्स है, सबको दिख रहा है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, x और y। अब देखो अगर मैं x1 रखता हूं तो y कितना होगा बेटा? x1 रखने पे y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और x इक्वल टू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 4. y इक्वल टू 4 होगा। x इक्वल टू 3 रखने पे y इक्वल टू कितना होगा? 9 होगा। नहीं। तो x की जो वैल्यूज है वो मैं इंडिपेंडेंटली कुछ भी डाल रहा हूं, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, और y जो है वो क्या x पे डिपेंड कर रहा है? क्या y की जो वैल्यूज, क्या y की जो वैल्यूज आ रही है वो 1 पे डिपेंड कर रही है? यस सर। y की जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है? आप लोग अपना माइक ऑफ रखो बेटा। y की जो वैल्यूज है वो क्या x पे डिपेंड हो रही है? x1 रखने पे y1 आ रहा है, x2 रखने पे y4 आ रहा है। तो ये 1 2 3 तो मैं इंडिपेंडेंट डाल रहा हूं, लेकिन ये
इन वैल्यूज पर डिपेंड कर रही है। y की जो वैल्यूज है क्या वो x पर डिपेंड कर रही है? Yes, sir. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि y जो है y डिपेंड कर रहा है किस पर? X y पर डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है बेटा, अपना माइक बंद रखो, जो जहां से आवाज आ रही है। ठीक है, मैंने कर दिया वैसे तो। y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, अब देखो मैथ्स में हम लोग ऐसा नहीं बोलते, मैथ्स में हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रही है। मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कि y जो है वो क्या है? y जो है वो फंक्शन है किसका? y इज द फंक्शन ऑफ x। हम मैथ्स में ऐसा नहीं बोलेंगे डिपेंड करता है, मैथ्स की लैंग्वेज ही अलग होती है। तो हम बोलेंगे कि y जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ही है कि वो x पे डिपेंड कर रहा है। और इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि मैथ फॉर्म में मैंने बोल दिया इसको, तो मैथ में हम लोग इक्वेशन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लिखोगे इसको y इक्वल टू, क्या लिखोगे? y इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन के लिए लगाते हैं f ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको? y इक्वल टू f ऑफ x, और y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर। तो f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा कितना? x स्क्वायर। जो आपका फंक्शन हुआ वो क्या हो गया? आपका x स्क्वायर हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया आपका? f ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मैंने पूछा आपसे, पहले पूछा f ऑफ 2 कितना है? f ऑफ 2 कितना है? 4 f ऑफ 2 कितना है? 4। f ऑफ 2 कितना है? 4 है। मैं पूछूं f ऑफ 4 कितना है? जल्दी 16. बोलो। 16 f ऑफ 4 कितना है? 16। बात समझ में आई? तो फंक्शन में मेनली दो ही चीज होती है, दो वेरिएबल होते हैं। ये जो x है ये कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप खाली इतना याद रखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में जो होते हैं वो दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और ये y जो है वो कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन में केवल यही याद रखो, दो वेरिएबल्स होते हैं। फंक्शन के एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। फंक्शन के एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो, मुझे फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने बोला f ऑफ 1 सॉरी f ऑफ 2 कितना होगा? f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। f ऑफ 2 कितना होगा बेटा? 5। आप क्या करोगे? जहां पर x है वहां पर क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो गया? 5 हो गया। 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 180 डिग्री को जैसे पाई ये रेडियन में लेते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये पता है क्या आप लोगों को? Yes, sir. किसको नहीं पता? ये जिसको नहीं पता उसको याद रख लो, पाई रेडियन इक्वल टू, ये रेडियन एंगल को क्या होता है? दो अलग अलग उसमें मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री में, दूसरा होता है रेडियन में। तो पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 180 डिग्री के। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको, फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मैंने बोल दिया फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 4। जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? 2/√2 किसने बताया? 2/√2 2/√2। बाकी बच्चे, भरोनिया, जया, विराज, अभी आंसर किसने बताया मुझे? रोहित ने।
मैंने सर। संजय ने, अच्छा। यस सर। अरोनिया, जया, रोहित, दोनों रोहित अलग अलग हो एक ही हो? Sir, I don't get it. आपको नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला पाई बाई 4, पाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहां पर ये कितना एंगल हुआ? कितना एंगल हुआ ये? 45 डिग्री। 45 डिग्री हुआ ना। और साइन 45 कितना होता है? एक्स की जगह क्या करना है हमको? एक्स की जगह क्या करना है? पाई बाई 4 पुट करना है, कॉस पाई बाई 4। अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूं तो पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। तो क्या ये साइन 45 डिग्री होगा? यस और सर। ये क्या कॉस 45 डिग्री होगा? तो साइन 45 की वैल्यू पता है आपको? 1/√2। 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। एलसीएम लेना आता ही आप लोगों को? क्या आ जाएगा बताओ? 2/√2। यहां तक आया समझ में? एलसीएम लेना आता है ना? √2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 1, क्या हो गया? 2/√2। अब देखो इधर, क्या ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? √2 × √2। Yes, sir. √2 × √2 क्या होता है? तो √2 से एक √2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा? √2. √2 आ जाएगा। आया समझ में? चलो Yes, एक sir. क्वेश्चन और कराता हूं, अभी पता चल जाएगा कि एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है आपको f(x) x³ + 1, x³ + 1, और मुझे बोला फाइंड करो f of 2। अब इसमें आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मुझे फाइंड करना है f of 2। अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरी वीडियो साफ आ रही है क्या बेटा? सोचो कितना होगा। पहले क्या करोगे आप? पहले आप f of 2 की वैल्यू निकाल दो। f of 2 की वैल्यू निकालो, तो f of 2 कितना होगा? f of 2 होगा आपका 2 का क्यूब + 1। 2 का क्यूब होता है कितना? 8, 9 हो जाएगा। ये तो क्या आया आपका? f of 2 आया। f of 2 के बाद अब आपको f of 2 निकालना है, तो मतलब वापस से फंक्शन में आपको वैल्यू डालनी कितनी? x की जगह अब 9 रखना है आपको, तो f of 2, तो आप रखोगे 9 का क्यूब + 1। अब 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। 9 × 1 = 9, 729। यस सर। 729 + 1, तो 729 + 1 क्या हो जाएगा? 730। दिस विल बी द आंसर। आया समझ में? किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी? नो सर। नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि फंक्शन में जो होता है वो 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फंक्शन के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व भी करते हैं। फंक्शन के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आते हैं हम लोग वापस से डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, देखो हर चीज को फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हर चीज को समझना होता है। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, वो चीज आई कैसे, तब तक वो चीज आपको मतलब मुश्किल होगी इसको समझने में। तो कोशिश करो कि चीजों को रटो मत, उसको समझो। साइंस जो है वो सब्जेक्ट आपका समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। जो अब तक आप 10th में करते हुए आते थे वो सिस्टम अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी।
अब आपको एकदम से चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू, मैंने सपोज करा y इक्वल टू क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। अब अगर मैं x में चेंज करूंगा, क्या y में चेंज आएगा? यस सर। Yes, If there is a sir. change in x, if Yes, there is a sir. change in x, then y will also change, y भी आपका चेंज होगा, ठीक है। तो इनको, इसको लिखते हैं dy बाई dx। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग, dy बाई dx। इसको, अच्छा dy का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? डेल्टा वाई। अच्छा, डेल्टा y और डेल्टा x, इसमें और इसमें क्या कुछ अंतर है या सेम ही है? यस सर, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। एक्चुअल में जो डेल्टा होता है, इसमें ये दिखा, शो नहीं हो रहा कि जो आपका चेंज है वो स्मॉल है कि लार्ज है। आपका चेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक डेल्टा की जगह d लिख देता हूं, dy बाई dx, तो dy का मतलब है स्मॉल चेंज इन y। dy का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन y। बात समझ में आ रही है? dy अगर मैं किसी के आगे लिख दिया dy, इसका मतलब हो रहा है स्मॉल चेंज इन y। और dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x। किसमें स्मॉल चेंज? x में स्मॉल चेंज। इसको जनरली मैथ में, देखो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट। मैथ में एक चैप्टर आता है लिमिट, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट है, ठीक है। नीट वाले नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खाली इसको ध्यान में रखो। लिमिट लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखना चाहता हूं, और यहां पे लिखूंगा मैं डेल्टा x की वैल्यू टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? क्या x की वैल्यू 0 रखूंगा डेल्टा x की? 0 नहीं है, पर 0 के आसपास हो सकती है। वेरी गुड बेटा, 0 नहीं है, लेकिन 0 से बस थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 0 होने ही वाला है। तो जैसे y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, अगर मैं x में स्मॉल चेंज करूंगा तो क्या y में भी स्मॉल चेंज आएगा? यस। तो उसी का जो रेशियो होता है dy बाई dx, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप x में चेंज करोगे तो y में जो चेंज आएगा, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप dy बाई dx। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। इसका एक्चुअल में ग्राफिकल मीनिंग भी होता है, लेकिन मैं आज ग्राफिकल मीनिंग नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ग्राफिकल मीनिंग पढ़ाऊंगा आज तो आज आपके थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मूलेज। फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, वो फॉर्मूले के प्रूफ भी है कैसे आए, लेकिन हम लोग उन प्रूफ पे नहीं जाएंगे। उस प्रूफ को पढ़ने के लिए हमको मैथ्स पूरी आनी पड़ेगी। मतलब डिफरेंशिएशन जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके पहले 3-4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। जैसे फंक्शन था एक, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे चैप्टर आने के बाद फिर डिफरेंशिएशन होता है। तो हमको वो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमको इतना काम नहीं है। हम लोगों को फिजिक्स में बस डिफरेंशिएशन का यूज करना है। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले कहां से आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाऊंगा, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और उन फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। और कल मैं आपको बताऊंगा कि dy बाई dx का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। बात समझ में आई? चलो देखो आगे। अब देखो, एक दिन की क्लास से किसी को आप जज नहीं कर सकते कि अच्छा पढ़ाता है कि बेकार पढ़ाता है। आप लोगों को कम से कम 1 वीक की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को अपना लेवल पता चलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 1 वीक का आपको टाइम दिया गया है, तो 1 वीक तक आप क्लास करो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप कुछ नया ही सीख के जाओगे यहाँ से,
बात समझ में आ रही है मेरी? मैं आपको कुछ नया ही सिखाऊंगा जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। तो देखो कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएशन के। फॉर्मूलेज, तो पहला फॉर्मूला है, मान लो y इक्वल टू है x की पावर n। y इक्वल टू क्या है? x की पावर n। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय dx। dy बाय dx, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? dx रेज टू पावर n बाय dx। देखो कैसे याद रखना है, ये जो ऊपर जो पावर है वो पावर आ जाएगी आगे, और x की पावर क्या हो जाएगी? एक रिड्यूस हो जाएगी, एंड x की पावर n माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। तो dx की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। बात समझ में आई बेटा? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं। y इक्वल टू, सपोज करो जो मैंने हमने लिया था अभी, x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग लिखेंगे इसको कैसे? dy बाय dx, और x y की जगह क्या लिखूंगा मैं? x स्क्वायर। यहां पर n कितना है बेटा? क्या ये जो 2 दिख रहा है आपको, क्या ये n है? तो ये 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? 2x की पावर 1, दैट इज 2x। आया समझ में? यस सर। यस सर। ध्रुवी बेटा अभी थोड़ा लेट हो गए हो, आप लोगों को, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। वैसे मैंने ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको ऐप में डाल दूंगा, आप ऐप में देख लेना, ठीक है? डेमो लेक्चर आज का जो तारीख है 21 तारीख, वो अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? 1-2 घंटे बाद। तो आप देख लेना कि मैंने अभी आज क्या पढ़ाया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। पहला फॉर्मूला है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। दूसरा एग्जांपल करते हैं, y इक्वल टू, अगर सपोज करो मैंने रूट x ले लिया, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय dx। आप लोग करके बताओ जल्दी फटाफट। dy बाय dx क्या होगा इसका? रूट x का मतलब पावर कितनी x की? रूट x का मतलब x की पावर कितनी होगी? हाफ। कितनी होगी बेटा? हाफ। हाफ। रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। इसको आप क्या लिख सकते हो? x की पावर हाफ। तो मैं लिखूंगा इसको d x की पावर हाफ बाय dx। 1/2 आ जाएगा, कहां पर? आगे आ जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1। ऐसी होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यही बोल रहा है हम लोगों को कि जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, और x की पावर n में से 1 माइनस हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। -1/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, जिसको नहीं आता है एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ऊपर 1/2 x की पावर माइनस हाफ। अच्छा, पावर माइनस में है तो क्या नीचे चला जाएगा? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? 2x की पावर हाफ, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, पावर नीचे चला गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/x की पावर हाफ कितना है? क्या 2√x हो जाएगा ये? आया बेटा समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। किसी के यहाँ से शोर आ रहा है मेरे को थोड़ा सा। रोहित, आपके यहाँ से शोर आ रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 था। फॉर्मूला नंबर 2, y इक्वल टू सी। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कांस्टेंट को। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट में क्या होगा? कोई भी नंबर, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो,
वो एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट की तरह। तो सपोज करो y इक्वल टू कोई नंबर हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ऑफ कांस्टेंट बाय dx या dy जो भी लिखो, वो आपका 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 0 देखो सपोज करो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू कितना है, 2 है। मान लो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। y तो 2 ही है ना। आप चाहे x1 रखो x2 रखो तो भी y क्या होगा, y इक्वल टू मैंने 2 गिवन है। अच्छा y इक्वल टू 2x होता तो x इक्वल टू 1 रखने पे 2 आता, 2 रखने पे 4 आता, ऐसे ही आता। समझना मेरी बात को, x रखने पे ये y इक्वल टू 2 होता, x इक्वल टू 2 रखने पे y 4 होता। लेकिन y इक्वल टू अगर 2 हो तो x इक्वल टू 1 रखने पे y कितना होगा, 2, x इक्वल टू 2 रखने पर भी y कितना होगा, 2 ही होगा। इसमें कितना चेंज आया, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो। x1 की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो गई 2, कितना चेंज आया, डेल्टा x कितना आया, x2 माइनस x1, 1 का 2 माइनस 1, और y2 माइनस y1 कितना हुआ, 0. 0। और डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, dy बाई dx। dy बाई dx क्या है एक्चुअल में, चेंज इन x अपॉन चेंज इन y। y में कितना चेंज आया, 0. 0 बाय कुछ भी हो समथिंग, 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 0। Zero. 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल करते हो, जैसे 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। पाई की वैल्यू पता है आपको, 22/7। पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी 0 होगा। 0 ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, y इक्वल टू सी एक्स की पावर n, y इक्वल टू सी एक्स की पावर n। क्या अब भी 0 आएगा क्या, क्या dy बाई डी एक्स अब भी 0 आएगा, अब 0 नहीं होगा। dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, डी सी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, और ये जो कांस्टेंट वाली जो टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है, क्या ये तो पहला फॉर्मूला है, दिस इज। इसको फिर हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, जो फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इसको, सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? इसका एक एग्जांपल बोलो फटाफट, y इक्वल टू 2 रूट एक्स। y इक्वल टू कितना लिया है मैंने, 2 रूट एक्स। ये जो 2 है ये क्या c की तरह काम कर रहा है, c 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स, मैं लिखूंगा d2 रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो 2x की पावर 1/2 बाय dx। क्या बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, dx की पावर 1/2 बाय dx। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था पिछले वाले टर्म में, कितना आया था आंसर याद है, कितना आया था आंसर, 2 इंटू 1/2 रूट एक्स आया था, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√2x रूट एक्स। ठीक है, अच्छा
कुछ ही सेकंड में आपकी क्लास खत्म होने वाली है। आप लोग कल से फिर वापस इसी मिलना, ठीक है। एक दिन के डेमो में कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है मैंने। डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हमको रेगुलर बैच को भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए डेमो का टाइम थोड़ा सा कम कर दिया गया हमने, ठीक है। ठीक है सर। तो आप लोग